कुछ अफेयर तो रहेंगे। नहीं नहीं, तो टाइम ही नहीं मिला ना। पढ़ाई के दौरान टाइम समय नहीं मिलता है। तो पढ़ाई के आपको बहुत कूल अधिकारी के रूप में लोगों ने देखा, लेकिन पहली बार एक गुस्से में भी आपको लोगों ने देखा नारायण तालाब की घटना पे। गुस्सा तो वहां भी नहीं था। भ्रष्टाचार पर आपका क्या नजरिया है? भ्रष्टाचार नो डाउट हमारे सिस्टम में है, और ऑफर तो आप लोगों को बहुत आते होंगे, प्रलोभन। हाँ, सर्विस के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि आते हैं कि अफसर शाही हावी है, तो इसका सेंस क्या होता है? ये मलाईदार कुर्सी, ये मलाईदार क्या होता है, ये आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए। ये कैसा सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग कौन सी थी आपकी? और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, इसके लिए यहाँ की पूरी मीडिया का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक धन्यवाद आप भूल रहे हैं, शायद भाभी जी ने बहुत सहयोग किया था। हाँ, निश्चित तौर पर मेरे फादर का सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और मेरा रिजल्ट आया था शायद मई 2012 में। दिसंबर 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत बार खुद को समझाना पड़ता है कि आप टेंशन लेंगे तो चीजें और खराब होंगी। उसके बजाय और बिहार का मैंने ऑब्जर्व किया है, पानी बहुत तेज है, वहाँ के लोग तेज बहुत होते हैं। तेज एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग का फेयर है, तेज नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत मामला आपसे पूछूंगा कि आपने लव मैरिज की है? नहीं, अरेंज मैरिज है। लॉ को अरेंज एक साल या 2 साल लॉ के लिए था ये कि आपने फेल भी हुए हैं? नहीं, फेल तो नहीं हुए हैं सर। अच्छा जी। तो इसलिए मजबूरी है आपकी इंग्लिश में पढ़ना, ऐसे कोई प्रेरणा नहीं है कि नहीं इंग्लिश में पढ़ना है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सतना कलेक्टर और काफी समय तक कलेक्टर रहे अनुराग वर्मा जी से। मैं आज आपसे ये चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि आप 8वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़े, आपने 9th से इंग्लिश मीडियम, इसके बाद आपने मतलब 1 साल या 2 साल आपके लिए था ये कि आपने फेल भी हुए हैं? नहीं, फेल तो नहीं हुए हैं सर। अच्छा, मतलब यूपीएससी में हुए हैं। यूपीएससी। तो ये सारी चीजों को अपन वो करके चलेंगे। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आज, जो मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ जी। 8वीं के बाद आपने इंग्लिश मीडियम चुना, 9th से इंग्लिश मीडियम नहीं चुना, लेकिन चूंकि साइंस के सब्जेक्ट हुए हैं, मैथ साइंस वगैरह, वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही रहते हैं जी। अदरवाइज चूंकि मेरी मदर टंग हिंदी है, तो कंफर्टनेस तो हमेशा हिंदी के साथ में ज़्यादा रही। और इसीलिए जब यूपीएससी की प्रिपरेशन का टाइम आया, तो ना सिर्फ मैंने हिंदी में किया, बल्कि मेरा एक ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर भी था। तो लैंग्वेज में दोनों के साथ में कंफर्टनेस है। तो जब इंग्लिश मीडियम के लिए किसने प्रेरणा किया कि इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ें? नहीं, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े थे, मतलब 12th नहीं, 12th तक की पढ़ाई हिंदी में ही थी। हिंदी में थी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही रहते हैं जी, तो इसलिए मजबूरी है आपकी इंग्लिश में पढ़ना, ऐसे कोई प्रेरणा नहीं है कि नहीं इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि मेरी पढ़ाई हिंदी में ही रही है। हिंदी में थी जी। सर, एक चीज व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ कि आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई और 1 बहन थे, फिर भाई की डेथ हो गई थी 2015 में एक एक्सीडेंट में, तो अभी हम 1 बहन 1 भाई। एक भाई। तो सिस्टर क्या करती हैं? सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में है यूपी में, वो जो महिला बाल विकास में सुपरवाइजर होते हैं जी, तो वो सुपरवाइजर काम करती हैं। एक व्यक्तिगत और मामला आपसे पूछूंगा कि आपने लव मैरिज की है? नहीं, अरेंज मैरिज है। लॉ को अरेंज किया गया? नहीं, अरेंज मैरिज है, प्रॉपर अरेंज मैरिज है। तो ये पूरी सोशल मीडिया में तो ये है कि लव मैरिज आपकी, लोग बॉन्डिंग हमारी देखते हैं तो उनको लगता होगा कि शायद इनकी लव मैरिज होगी। नहीं, हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज है। फैमिली से जैसे होता है जी, लड़की से मिलना, फिर उसके साथ शादी डिसाइड करना, फिर शादी होना, हमारी एकदम वैसी है। जी। तो कुछ अफेयर तो रहेंगे? नहीं, तो टाइम ही नहीं मिला ना। पढ़ाई के दौरान टाइम समय नहीं मिलता है। तो पढ़ाई के दौरान ही तो सब कुछ होता? नहीं, ऐसा नहीं है जी, स्मॉल टाउन से थे तो इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं था। समय नहीं। एक और, जब आप कलेक्टर बन गए, आईपीएस आईएएस बन गए, तो एक बड़ा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे एक बड़ी चर्चा आती है मलाईदार कुर्सी। ये मलाईदार क्या होता है? ये आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए। ये कैसा शब्द है? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसी पोस्ट जहाँ पर लोगों के लिए फैसिलिटीज अच्छी हों, या हर तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों के हर तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं,
तो जहाँ पर उनके वो इंटरेस्ट कंप्लीट हो सके उसको मलाईदार लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह आप किसी भी पद पे रहो, हर जगह पर काम करने के, स्पेशली आईएएस में किसी भी पोस्ट पर रहें, काम करने के बहुत सारे अवसर हैं और जो भी करना चाहते हैं वो किसी भी सेक्टर में अच्छा करते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको लूप लाइन पोस्टिंग बोला जाता है। जब वो वहाँ पर भी रहे तो उन्होंने वहाँ पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। तो ये सिर्फ लोगों की थिंकिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑफर तो आप लोगों को बहुत आते होंगे, प्रलोभन। हाँ, सर्विस के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि आते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट वो भी सभी के इंटरेस्ट हैं। मैक्सिमम लोग इन ऑफर्स के कारण तो कुछ नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। कोई एक आध अगर आप चाहें तो शेयर करें। मेरा नाम न लें। मेरा एक्चुअली क्या है, होता क्या है कि आपकी जो एक इमेज होती है, अब जैसे जैसे आप सर्विस में आगे बढ़ते जाते हैं आपकी इमेज कैरी फॉरवर्ड होती है। जो ये बोलते हैं ना लोग कि आपके पहुंचने से पहले आप जहाँ पर पहले पूर्व में काम किए हैं वहाँ की इमेज पहुंच जाती है। तो लोगों को मेरा नेचर पता है, तो इसलिए लोग मेरे पास नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे कुछ नहीं होना है। जी जी। अक्सर कुर्सी वाले नेता, जो सत्ताधारी दल के कुर्सी वाले नेता होते हैं, वो ये कहते हैं कि अफसरशाही हावी है। तो इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस इस सेंस में बोल सकते हैं कि बहुत बार होता है कि कोई भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई आम पब्लिक के लोग हो, वो चाहते हैं कि उनका काम हो जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो नियमों के दायरे में नहीं होने के कारण वो नहीं हो पाता है, क्योंकि करने का पावर ऑफिसर को होता है और वो काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उनको लगता है कि ये अपनी जिद पे कर रहे हैं, या जो नहीं चाहते हैं वो नहीं करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए एक बार लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी ऑफिसर होगा कि कोई काम नियमों के अंतर्गत आता है और उसके लिए किसी ने रिक्वेस्ट की और वो ना करे। तो ये समझ का फेर है। मतलब नियम विरुद्ध काम करवाने के प्रेशर को लोग ये कह देते हैं कि अफसरशाही हावी है। उसका रीज़न बहुत बार ये भी होता है कि उस काम के पीछे की जो भी नियम है, बहुत बार वो व्यक्ति उससे अनजान होता है, उसको पता नहीं होता है। तो उनको तो लगता है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन बाय रूल देखें तो वो काम नहीं हो सकता है। इस समय एक चलन और बढ़ा है कि सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े अधिकारियों को जनप्रतिनिधि कुछ गलत लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये तो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है, और इस पे क्या ही कमेंट करें। हाँ, ये भी सही बात है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। जनरली उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आईएएस आईपीएस में हावी हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगारी का भी मादा यहीं से जुड़ा हुआ है। वजह क्या है? दोनों अपोजिट चीजें हैं। जी बिल्कुल। इसका सिंपल सा कारण है, यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे यूपी की पॉपुलेशन लगभग आज के टाइम पे 22-23 करोड़ होगी, एमपी की 7.5-8 करोड़ है। तो अगर हम देखें किसी सेक्टर में अगर सिलेक्शन का रेशियो, तो ऑब्वियसली एमपी से 3 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, उस रेशियो में ज़्यादा होगा, तो लोगों को दिखेगा कि अरे यूपी से इतना हुआ, एमपी से इतना हुआ। सेकेंड थिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या जो फैमिलीज़ के रिसोर्सेज की बात करें वो कम है। तो बच्चों को पता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या जॉब में नहीं जाएंगे तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लाइफ स्ट्रगलिंग है। वो स्ट्रगल करते हैं तो फिर कभी उसका उनको परिणाम भी मिलता है, इससे सिलेक्शन ज़्यादा होता है। एक चीज और आप देखिए कि यूपी का और बिहार का, मैंने ऑब्जर्व किया है, पानी बहुत तेज है। वहाँ के लोग तेज बहुत होते हैं। तेज एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग का फेयर है। तेज नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल्स देखी है, उनसे सीखा है। तो आप खुद ही देखिए ना, अगर कहीं पर आपको 2 बच्चे दिखें, एक बच्चा जो स्ट्रगल करके उस सिचुएशन में पहुंचा है, एक बच्चे को चीज़ें बहुत इजीली मिल गई हैं, जिसको बोलते हैं ना बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो उन दोनों की थिंकिंग में और उन दोनों की चीज़ों में डिफरेंस होगा। तो आप यूपी बिहार को ये बोल सकते हैं क्योंकि लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, इससे मैच्योर होते हैं, जिसको लोग तेज बोलते हैं। कई बार कार्य क्षेत्र में तनाव भी होता होगा। बिल्कुल। फिर इससे रिलैक्स कैसे होते हैं? अपने आप को रिलैक्स कैसे महसूस करते हैं? किसी भी सेक्टर में जब हम काम कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर एज कलेक्टर काम कर रहे होते हैं, तो कभी भी कहीं भी कोई इशू हो सकता है, कभी कहीं लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाता है।
कभी मेजर वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, चुनाव के दौरान भी बहुत बार होता है कि जब स्ट्रेस होती है। लेकिन बहुत बार खुद को समझाना पड़ता है कि आप टेंशन लेंगे तो चीज़ें और खराब होंगी, उसके बजाय अगर आप खुद को कूल रखेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे समय के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में सीखते हैं। इसीलिए सर्विस का हमारा एक अपना डिज़ाइन है कि जब हम शुरू करते हैं तो हम किसी ज़िले में लगभग 1 साल में एज प्रोफेशनल काम करते हैं, फिर कुछ समय एसडीएम, सीओ जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर, एडीएम काम करते हैं, और इन सब चीज़ों को सीखते हुए फिर जब हम कलेक्टर पोस्ट पे पहुंचते हैं तो तब तक आपके अंदर वो एक मैच्योरिटी आ चुकी होती है कि चीज़ों को कैसे डील करना है। आपको बहुत कूल अधिकारी के रूप में लोगों ने देखा, लेकिन पहली बार एक गुस्से में भी आपको लोगों ने देखा नारायण तालाब की घटना पे। गुस्सा तो वहां भी नहीं था, उसको लोगों ने प्रेजेंट वैसे किया जी। उसमें था कि वो व्यक्ति जो भी था वो अपनी बात को 3-4 बार बोल चुका था, एंड देन अगेन वो स्टार्ट किए। तो मैंने बोला कि भाई दूसरों को भी बोलने दो, आपने ऑलरेडी अपनी बात को रख दी है, बात को 10 बार बोलने से बात बदल नहीं जाएगी, बात एक बार में ही समझ में आ जाती है। तो बस इतना ही था जिसको लोगों ने प्रेजेंट अलग तरीके से किया, तो दैट इज हाँ, ये नेशनल तक इशू बन गया, ये काफी नेशनल चैनलों में भी खबर आई। लोग अगर आपने उस वीडियो को देखा हो, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, मतलब एक पार्ट चला उसका। हाँ। आप लोगों के कार्य क्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी काफी बढ़ती जा रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? हाँ, बढ़ना तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली हमारा जो सिस्टम है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का या प्रशासनिक जो तंत्र है, वो ऑफिसर से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। एक हमारे संविधान ने ही ये प्रावधान किया है, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि दोनों से मिलकर ही पूरा सिस्टम काम करता है। पॉलिसीज चाहे बनाना हो या उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना हो, उसके लिए ऑफिसर और जनप्रतिनिधियों की कई सारी कमेटियां हैं, उनके माध्यम से हम उनको स्टेट लेवल पर जब होते हैं तो हम उन पॉलिसीज़ को मिल के बनाते हैं, ग्राउंड लेवल पर उनको मिल के काम करते हैं। और जो मैंने पहले बोला था कि बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें जो नियम के दायरे में नहीं होती हैं और लोग उनसे या पब्लिक के लोग जनप्रतिनिधियों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा काम करा दें, और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि वो हम कर दें, तो इस चक्कर में कभी कभी थोड़े बहुत इशूज़ होते हैं। यूपीएससी स्टूडेंट के लिए आपने काफी मदद की है जी, तो उनके बारे में कुछ बताएं। क्या हुआ कि जब मैं नया नया आया था, कुछ ज्वाइन ही किया था, तो मेरे पास कुछ बच्चे आए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते थे, और उन्होंने बोला कि सर हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और हमारे परिवार की सिचुएशन वैसी नहीं है कि हम बाहर जा करके दिल्ली, भोपाल या इंदौर जा करके पढ़ाई कर सकें, तो क्या आप हमें गाइड करेंगे। तो मेरे माइंड में ये विचार आया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जा पाते हैं, तो क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। फिर एक संस्था है, वो संस्था इन सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत काम करती है, उनके साथ में बात हुई, और बात करके ये हुआ कि नहीं, हम यहाँ पर एक निःशुल्क कोचिंग बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। तो वो कोचिंग हमने स्टार्ट की और आज वो लगभग 3 साल हो रहे हैं, वो कोचिंग सक्सेसफुली चल रही है। लगभग 100 से ऊपर बच्चे ही हैं जो डेली वहाँ पर आकर के अध्ययन करते हैं। हालांकि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि कोचिंग सिर्फ एक माध्यम है, सिलेक्शन तो आपका अपना हार्ड वर्क, आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने विवेक से ही होगा, लेकिन कोचिंग आपको वो माहौल उपलब्ध कराता है जिससे वो जो सफर है वो आसान हो जाता है। गरीब गरीबी से कैसे बाहर है? बहुत अधिकांश योजनाएं जो बनती हैं वो गरीबों के लिए बनती हैं, लेकिन आज भी गरीबी बढ़ती ही जा रही है, इस पे आपका नजरिया? उसका कारण है, आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो शासकीय योजनाओं से उनको जो लाभ मिलता है वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि ठीक है हमारा जीवन कट रहा है, जबकि जिंदगी काटनी नहीं होती है, आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं और उस बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो वो जब आप मेहनत करेंगे, आप तभी आपकी आने वाली पीढ़ियां उन सब चीज़ों से और आगे बढ़ेंगी, और ये सभी पे लागू होता है। तो जिनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं वो लोग कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं तो कामयाब भी होते हैं। तो सभी लोगों से यही मुझे कहना है कि जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी और प्रयास करके अपनी कंडीशन को सुधारने की जरूरत होती है, और वो आपको खुद ही करना होगा। उसमें शासन सहयोग कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति तो आपकी होनी है। जीवन में 3 ऐसी मुश्किलें जो आपको
आज भी परेशान करती हों या याद दिलाती हों कि इन 3 मुश्किलों से हम बाहर निकले? व्यक्तिगत जैसे परिवार में मेरे फादर का सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और मेरा रिजल्ट आया था शायद मई 2012 में। दिसंबर 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। तो और वो हमेशा सबसे बोलते थे कि इसका सिलेक्शन जरूर होगा। उनके टाइम पर 2 बार 2 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक वो हमेशा अफसोस रहता है कि उनका एक सपना था, लेकिन हम बने भी, उस सपने को पूरा भी कर पाए, लेकिन देखने के लिए वो नहीं था। ज़्यादा दिन। हाँ, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत पहले एक्सपायर हुए थे, हाँ, जस्ट 5 महीने 5 पहले। महीने। और एक फिर भैया थे, भैया ने पूरा फादर की जगह ले ली थी, पर 2015 में उनका भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिनसे शायद लाइफ में निकल पाना बहुत मुश्किल है। कुर्सी पर रहते हुए कोई 3 अहम फैसले जो आपको मतलब प्रमोट करते हो या मतलब हिम्मत देते हो कि ये 3 फैसले मैंने बहुत अच्छे किए हैं? ऐसे तो बहुत सारे फैसले रहते हैं और आप उनको नोटिस भी नहीं करते हो, और आप चीज़ों को करते जाते हो जैसा कि समय और सिचुएशन की डिमांड होती है उसके अनुसार। लेकिन जब मैं नया आया ही था और उस समय पता चला था कि इस जिले में कोविड से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को लॉस किया है, नहीं तो एक पेरेंट्स को लॉस किया है, और अब वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे रहते हैं। तो ये हुआ कि अगर उनके लिए कुछ करें, इकोनॉमिकली उनको थोड़ी बहुत मदद कर सकें, तो वो जिसके साथ में रहते हैं वो शायद और ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो एक वो निर्णय था जो दिल के बहुत करीब है। बाद में गवर्नमेंट ने भी कोविड बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की, जिससे वो सभी है वो स्कीम में भी कवर्ड हो गए हैं। तो एक वो फैसला था जो मतलब बहुत ही क्लोज है मेरे माइंड के, हार्ट के बहुत क्लोज है। ऐसे उन बच्चों से हमेशा जुड़ा भी रहा जब तक मैं यहाँ पे रहा, और उम्मीद है आगे भी सभी लोग उनसे कनेक्ट रहेंगे। साथ ही एक बार जो बाल वस्त्र दान एक अभियान चलाया था, हमने उम्मीद ये की थी कि क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, छोटे बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, तो उनके कपड़े बिल्कुल नए जैसे रखे रह जाते हैं, स्पेशली उन्हीं कपड़े जो कि आप महीने 2 महीने ही पहनते हैं, और वो रखे रह जाते हैं और वो फिर किसी यूज के नहीं होते हैं। तो ऐसे ही सभी के घरों में होता है, स्पेशली जो लोग थोड़ा संपन्न है। तो अगर हम उनको कलेक्ट करें और उनको हम उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को उसकी जरूरत है, तो उस पर हमने किया, और पूरे सप्ताह ने उसमें बहुत सहयोग किया। हमारे पास 20,000 से ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हुए जो हम 20,000 बच्चों तक पहुंचा पाए। तो ये 2 डिसीजन तो ऐसे थे जो बहुत क्लोज थे। एक कोचिंग का निर्णय है कि बच्चों के लिए वहाँ उस कोचिंग में जब भी जाता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, इवन बच्चे इतना मोटिवेट होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे रहेंगे वो उसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। कपड़े वितरण वाली चर्चा या ये भी मीडिया में नेशनल स्तर पर खबरें थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए यहाँ की समस्त मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर वो चीज़ अगर कुछ भी अच्छा किया है तो उसको मीडिया का पूरा सपोर्ट मिला है, और जब आप कुछ करते हो और वो चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं तो आपको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए यहाँ की पूरी मीडिया का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक धन्यवाद आप भूल रहे हैं, शायद भाभी जी ने बहुत सहयोग किया था। हाँ, निश्चित तौर पे। तो आपने उनका धन्यवाद नहीं बोला। कॉन्सेप्ट उसी का था। हाँ, तो आपने उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। वो तो पार्ट है। अच्छा। 3 विवाद जो आप भूल नहीं सकते ऐसे स्टूडेंट लाइफ में अभी या एजुकेशन लाइफ में कभी भी ऐसे विवाद हुए हों? क्योंकि आप लोगों ने भी जो थोड़ा बहुत मेरे बारे में नोटिस किया है कि मैं थोड़ा बैलेंस रहता हूँ, पेशेंस कम ही लूज करते हैं, तो एज सच ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिसको मुझे लगे कि इसको मतलब याद रहेगा या भूल नहीं पाएंगे। ऐसा अभी तक की जिंदगी में तो नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार पर आपका क्या नजरिया है? भ्रष्टाचार नो डाउट हमारे सिस्टम में है, और मैं सभी से मतलब मैं खुद से भी और सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम दूसरे को उंगली उठाने के बजाय अगर हम खुद को सुधारें तभी हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। इंसान दूसरे पर एलिगेशन बहुत तेजी से लगाता है लेकिन खुद के बारे में नहीं देखता है। हम अगर खुद को सुधार सकते हैं, एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश ये करने लगते हैं कि हम तो सबको सुधार देंगे, वो भी संभव नहीं है। अगर हर व्यक्ति खुद को देखने लग जाएगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी। सपना में आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य? ऑलरेडी कई सारे कामों के बारे में बात हो गई है।
यूपीएससी करने वालों के लिए कोई मैसेज? यूपीएससी करने वालों के लिए स्पेशली कि सिलेक्शन से पहले का जो समय है, क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये लाइफ का समय लगभग 20 से 30 साल के बीच का समय है, जो बोलेंगे अगर यंग एज का सबसे क्रीम टाइम। उस टाइम को आप स्ट्रगल में, किताबों के बीच में, बंद कमरों में बिताते हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे चल के कुछ अच्छा कर सकें। तो इस समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि ये समय दोबारा लौट के नहीं आता। ये समय निकल गया अगर लापरवाही में, तो फिर आगे के पूरे जीवन आप पछताएंगे और आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि शायद हम उस समय हमने अच्छी मेहनत कर ली होती तो आज हम किसी और जगह पे होते। और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश ये करें कि आप पद से नहीं, पद आपसे जाना जाए, तभी सच्चे अर्थों में आप इस सर्विस को सार्थक कर पाएंगे। कोई ऐसी योजना भविष्य में, कोई ऐसा कार्य कि जो बृहद रूप से दिखे? एक्चुअली हमारी सर्विस का डिज़ाइन ऐसा है आईएएस का कि लगभग 35 to 40% टाइम हम फील्ड में रहते हैं एज एसडीएम, सीओ जिला पंचायत, कुछ 2-4 जिलों में कलेक्टर। आफ्टर दैट फिर हम भोपाल रहते हैं और हर असाइनमेंट में अलग अलग विभाग हमको मिलते हैं। तो ये जो फील्ड का टाइम है, इस टाइम पे हम सीखते हैं कि फील्ड में क्या ज़रूरत है और गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और अगला जो 60% टाइम हम भोपाल में, मतलब स्टेट कैपिटल में या सेंट्रल में, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर हम पॉलिसी बनाते हैं, तो उस समय ये एक्सपीरियंस काम आता है। तो हेल्थ में, एजुकेशन में और अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम रूरल में जाते हैं तो कई सारी कमियाँ दिखती हैं, तो वो और गवर्नमेंट उसे लगातार काम भी कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि पहले मेडिकल कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अभी लगभग प्रयास हो रहा है कि हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, जिससे कि डॉक्टरों की संख्या बढ़े और हम ग्राउंड लेवल तक जाकर के डॉक्टर उपलब्ध करा पाएं। तो उस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हेल्थ की बात आपने की, हेल्थ में आज भी लोग महानगरों की ओर दौड़ रहे हैं। हम सतना की ही बात करें, रीवा संभाग की बात करें, सबसे ज्यादा यहाँ से स्पेशल ट्रेन चल रही हैं जो नागपुर के लिए मरीजों को ले जा रहे हैं। कारण वही है क्योंकि डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है अभी, और इसलिए वो सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ पर अवेलेबल है और लोगों का जहाँ पर फेथ होता है, लोग फिर उस तरफ भागते हैं। जैसे जैसे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, आपने खुद देखा होगा आज से 15-20 साल पहले इंजीनियर्स की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और फिर आज की डेट में इंजीनियर्स आपको इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं, कहीं ऐसी कोई कमी नहीं आती है। लेकिन मेडिकल में अभी कुछ समय पहले तक वो सिचुएशन थी कि मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, इससे डॉक्टर्स जो निकल रहे थे वो बहुत कम निकल रहे थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो आने वाले समय में इस समस्या से भी निजात मिलेगी। प्रशासनिक सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है? आप चीजों को, कोई फिल्म, कोई बुक, कोई व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समाज में ही देखते हैं और जब धीरे धीरे आप थोड़ा मैच्योर लेवल ग्रेजुएशन में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन सर्विस की महत्ता क्या है, अगर इनमें रहें तो आप क्या कर सकते हैं। आपको फ्रीडम भी मिलती है, आपको पावर भी मिलती है और लिटरली आप इन चेयर से बैठ के समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत बार मैंने अपने चाहे ऑफिसर्स को अगर कभी मोटिवेट करना हो या जब सिविल सर्विस डे के हमारे इवेंट्स होते हैं तो उससे मैं कोशिश करता हूँ, मैंने लोगों को हमेशा अपने ऑफिसर्स को ये बोला है कि आप कोई भी इनोवेशन नहीं करें, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करें, आप बस जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर का डिज़ाइन ऐसा है कि आप उसके जो दायित्व हैं उनका अच्छे से निर्वहन कर दें तो आप बहुत लोगों का भला कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी सर्विसेज के डिज़ाइन ऐसे हैं। तो यही सब चीज़ें प्रेरणा देती हैं कि अगर आप कुछ कर सको, अगर आप इन पदों पर पहुँच सको और समाज के लिए कुछ कर सको तो आप। एक लाइन और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों ने शायद सुनी होगी प्रोग्राम्स में, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं या सोशल वर्क के काम होते हैं, कि अगर हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की कुछ मदद कर सकें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो वो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग कौन सी थी आपकी? हाल तो मेरी सभी पोस्टिंग बहुत चुनौतीपूर्ण रही हैं, लेकिन मैं एसडीएम था छतरपुर में, बिजावर सब डिवीजन है वहाँ पर, और हमारा सीओ बनने का टाइम, सीओ जिला पंचायत बनने का टाइम आ गया था। एमपी में नए नए थे क्योंकि यूपी का था, एमपी से उतना वास्ता था नहीं, तो नाम ही सुने थे। तो मेरे माइंड में ये था कि सीओ बनेंगे तो भिंड मुरैना नहीं हो, बाकी पूरे स्टेट में कहीं भी हो जाए। और जब ऑर्डर आया तो मेरा मुरैना सीओ जिला पंचायत हो गया। तो लगा कि अरे कहाँ फंस गए। लेकिन जब वहाँ पर गए, वहाँ पर काम किया,
तो बहुत मजा आया। और फिर बाद में वहाँ पर कलेक्टर भी रहे। तो इनिशियली जब सीओ की पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण लगा था, लेकिन आपको बताते हुए अच्छा लगेगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुरैना बॉटम के जिलों में परफॉर्मेंस में होता था, आरडी में। जब मैंने 1.5 साल बाद छोड़ा था तब टॉप के जिलों में होता था। चलिए, बहुत अच्छा काम था। लेकिन ऐसा कौन सा क्या सुन रखा था आपने आखिर भिंड मुरैना के लिए? क्योंकि आइडिया नहीं था, तो आगे क्राइम के बारे में पहले डकैती थी, जी, वो सब चीजें थी। चंबल, तो वो सब चीजें सुनी थी बट फील नहीं किया था। जब फील किया, जब वहाँ पे गए, जब काम किया तो लगा कि ऐसा नहीं है, वो एक अपने माइंडसेट है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करें तो लोग आपको उतना प्यार देते हैं जैसे मुझे सपना में भी मिला। सपना भी अपने आप में बहुत टफ पोस्टिंग मानी जाती है जी। लेकिन लिटरली जब जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके बाद से, पहले भी लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके बाद से लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मेरे माइंड में तो था ही कि 3 साल हो चुके हैं, ट्रांसफर बहुत जल्दी कभी भी होगा और होना भी चाहिए। लेकिन इतना प्यार देने के बाद एक इमोशनल जो लगाव होता है वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन आपने भी तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत जोड़ी है। क्योंकि समाज के लिए अगर कुछ करना है तो आप सबके सहयोग से, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हों, मतलब हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं विभागीय, पब्लिक के लोग जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं, मीडिया, जनप्रतिनिधि, अगर सबके साथ मिलकर आप काम करेंगे तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो प्रयास वही रहता है कि सबके साथ में कोऑर्डिनेशन से करें। मैंने एक खबर आपके ट्रांसफर के बाद चलाई थी कि आपसे हर बंदा खुश है। जी। तो उस खबर के बाद क्या प्रतिक्रिया? एक्चुअली हर बंदा खुश है, उसका कारण मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं कि जो सही है वो करेंगे, जो नहीं सही है वो नहीं करेंगे, वो किसी का भी हो, तो फिर आपसे कोई नाराज नहीं होगा। आप किसी के लिए आपकी लाइन अलग होगी, किसी के लिए अगर आपकी लाइन अलग होगी तब फिर लोगों में नाराजगी होती है। अगर सेम काम के लिए कोई भी अप्रोच करे और वो काम नहीं हो सकता, उनको पता है कि ये कोई भी अप्रोच करेगा तो नहीं होगा, तो फिर लोगों में नाराजगी नहीं होती, फिर लोग उसको समझते हैं। कलेक्टर बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव? लाइफ बिजी हो जाती है क्योंकि कलेक्टर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। सतना मेरा एज कलेक्टर तीसरा जिला था और सभी जिलों में अलग अलग चुनौतियां थी। हरदा में अलग थी, मुरैना में अलग थी, सतना में अलग थी। तो कलेक्टर के बनने के बाद आपके पास समय की थोड़ा कमी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिले में कुछ भी चलता है, हर उस चीज़ को कलेक्टर को देखना होता है। तो कलेक्टर की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। लोगों को दूर से लगता है कि कलेक्टर हैं तो बहुत इजी लाइफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो फ्रेंड्स वगैरह को कुछ समय दे पाते हैं? बात होती है और कभी मौका निकलता है, कभी कुछ वैसा, तो फिर लोगों के साथ में मिलते भी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी प्राथमिकताएं हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्राथमिकताएं हैं वही कि लोगों के लिए कुछ बेटर कर सके। पॉलिसीज बहुत सारी बनी हुई हैं, उनका लोगों को फायदा मिल सके, और यही प्रशासनिक अधिकारी का काम भी है और कोशिश करते हैं कि उसका निर्वहन अच्छे से कर सके। कुछ कठिन निर्णय आपने लिए हों, कुछ यादगार ऐसा कि ये बहुत कठिन निर्णय है हमारे माध्यम से? कई सारे हैं। जैसे कहीं भी जब आप लैंड एक्विजिशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं से रोड निकल रही है, नहर निकल रही है, लोगों की खेती जा रही है या घर जा रहे हैं, तो अफसोस भी होता है। इवन हम लोगों के भी अपने होम टाउन में जब रोड चौड़ी हो रही थी, हमारे घर भी गए थे, बट वो एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। लेकिन एक बहुत बार लोगों जब आते हैं और वो इमोशनल चीज़ें बोलते हैं तो थोड़ा आपको बुरा भी लगता है, लेकिन वो करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट के लिए वो करना भी जरूरी है। आपके हिसाब से लीडरशिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए? एक रतन टाटा जी की एक लाइन है कि मैं बहुत प्लान करके डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसको सक्सेसफुल बनाता हूँ। तो एज लीडर आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं, चीज़ें उसके चक्कर में रुकी रहती हैं। फिर एज अ लीडर आपकी जो टीम है, जैसे एज कलेक्टर पूरे जिले के सारे अधिकारी आपके अंडर में आते हैं, पूरा स्टाफ आपके अंडर में आता है, तो उनको आपके ऊपर ये फेथ होना चाहिए कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो रही है जो इंटेंशनली नहीं है,
तो आप एज लीडर उनको सपोर्ट करेंगे। अगर उनको आपसे इस चीज का फियर होने लगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उनके साथ में नहीं खड़े रहेंगे, तब फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एज लीडर आपकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि पूरी टीम को आप साथ में लेकर के चले और पूरी टीम को आपके ऊपर एक विश्वास। काम के बाद रिलैक्स कैसे करते हैं? रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? जैसे आपको पता है मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, तो उनके साथ आप जैसे ही थोड़ी देर भी बैठ लो, के साथ थोड़ी देर बात कर लो, खेल लो, तो आप कंप्लीट रिलैक्स हो जाते हो। बच्चे होते ही ऐसे। जी बिल्कुल। निश्चित। एक व्यक्तिगत मैं अपने लिए सवाल पूछे, मेरे बारे में क्या राय है? आपके बारे में कि आप चीज़ों को बहुत माइनर देखते हैं और बहुत आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही माइन्यूट है कि जो भी व्यक्ति कर रहा, जो भी काम हो रहे हैं या चल रहे हैं, उनको लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। राजनीति में जाना चाहूँ, चुनाव लड़ना चाहूँ तो क्या सलाह देंगे आप? अब वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। राजनीति अलग चीज़ है, पत्रकारिता अलग चीज़ है और ये आपके निर्णय पे डिपेंड करता है। मैं तो जब स्कूल कॉलेज में बच्चों से बात करता हूँ तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि आपको क्या करियर तय करना है वो आपको सोचना है, आप किसी दूसरे के बोलने से नहीं जाना है। तो आपके लिए वही चीज़ है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कुछ मैसेज देना हो सतना के लोगों को तो? सतना के लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि इस पूरे 3 साल से अधिक के समय में सभी का बहुत सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा लगाव मैंने यहाँ पर लोगों से फील किया, लोग भी जुड़े और इसी कारण से हम कुछ कई अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे समय में इतना सपोर्ट करने के लिए, और कोशिश करेंगे सतना से लगाव हमेशा बना रहे। आपने सुना कलेक्टर अनुराग वर्मा जी को, एक ही चीज ऐसी थी जो मीडिया में दौड़ रही थी जिसको आपने नकारा है कि आपने लव मैरिज नहीं की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।